चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो बेसिक बात कर रहे थे, हमने देखा कि हमने चैप्टर 1 के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है, जहां पर इंट्रोडक्शन 1 से लेकर के 5 तक की सेक्शंस के बारे में कवर किया था हमने। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हमने कल जो सेक्शन देखे थे, सेक्शन नंबर 6 और 7 जो रिवीजन ऑफ रेंट की बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो है चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर टीनेंसी की बात की गई है, जो टीनेंसी एग्रीमेंट के बारे में आज जिक्र कर रहे हैं हम। तो टीनेंसी के अंदर जो टाइम पीरियड होगा वो कैसे डिसाइड होगा, वो सेक्शन नंबर 8 बताता है। और किन ग्राउंड्स के ऊपर टीनेंट को बाहर निकाला जा सकता है, उसे बेदखल किया जा सकता है जिस प्रेमाइसेस को उसने रेंट पे लिया है। तो उसके कुछ ग्राउंड जो हैं इन जनरल वो सेक्शन नंबर 9 में बताए हुए हैं आपको। इसी तरीके से सेक्शन नंबर 10 जो है वो रिस्टोरेशन ऑफ इमीडिएट पोजेशन की बात करता है कि ये इमीडिएट पोजेशन का रिस्टोरेशन कौन चाहता है, लैंडलॉर्ड चाहता है। तो उसके राइट्स के बारे में कुछ चीजें जो है सेक्शन नंबर 10 में बताई गई हैं। इन्हीं 3 तरीके की चीजों के बारे में चैप्टर नंबर 3 बात करता है। लेकिन ये मिलेंगे कैसे ये राइट? जैसे कि इविक्शन ऑफ टीनेंट की बात हो रही है कि भाई अगर टीनेंट जो है वो इविक्ट किया जाएगा तो इविक्ट कौन करवाएगा उसे, बताइए? बेदखल कौन करवाना चाहता है टीनेंट को? लैंडलॉर्ड। सीधी सी बात है, लैंडलॉर्ड करवाएगा। तो फिर उसके राइट्स कहाँ होंगे? तो इसके बगल में आप चार्ट बना के लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे। जैसे कि सेक्शन नंबर 9 का अगर उसको राइट चाहिए कि वो पिटीशन फाइल करे तो सेक्शन नंबर 15 का ध्यान रखेगा, ठीक है। इसी तरीके से इमीडिएट पोजेशन चाहिए, उसका रिस्टोरेशन करना चाहता है तो फिर सेक्शन नंबर 16 का ध्यान रखेगा। और अगर उसे लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी के अंदर उस व्यक्ति को निकलवाना है कि भैया टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है, तब भी यही काम करेगा सेक्शन। और साथ ही साथ ये बातें सारी की सारी कहां लिखी हुई है, ये प्रोसीजर जो है आपके चैप्टर नंबर 5 में लिखे हुए हैं। कितने से कितने सेक्शन को कवर कर रहा है? तो सेक्शन नंबर 13 से लेकर के और करीबन करीबन 24 तक के सेक्शंस को कवर कर रहा है ये, ठीक है। 22 सर। 22 सॉरी। तो यहाँ पर 22 के अंदर इन सेक्शंस को कवर कर रहा है। तो अब बेसिक जो बात है वो 15 और 16 की तो आ गई, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में जो जिक्र किया था, तो मैंने आपको बताया था कि रिवाइज कौन करवाना चाहता है रेंट को? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड करवाएगा, तो इसके पास ये भी राइट आएगा। तो फिर ये बात जो है आपकी सेक्शन नंबर 14 में बताई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है आपको प्रोसीजर से रिलेटेड ये यहाँ पे मिल जाती हैं। अब कोई इलीगल तरीके से अगर किसी को बेदखल करवाएगा तो उसके लिए मैंने आपको अलग से बताया था चैप्टर नंबर 4। इलीगल तरीके से मतलब उसने कोई लॉ प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया, किसने? लैंडलॉर्ड ने। तो वैसे तो उसको लॉ फॉलो करना चाहिए था सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग कि वो पिटीशन फाइल करे और उसको इविक्ट करवाए टीनेंट को, लेकिन उसने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और उसे धक्के देके बाहर निकाल दिया टीनेंट को। तो ऐसे केस में यहां पर अब इलीगल तरीके से किसको निकाला गया? टीनेंट को निकाला गया ना। तो अब वो क्या चाहता है? मेरे को वापस से मेरा मकान मिले। कौन चाहेगा ये चीज? कौन चाहेगा? टीनेंट चाहेगा। तो उसके बारे में यहां पर सेक्शन नंबर 11 तो बताता है कि क्या किस तरीके से इलीगल तरीके से निकाल दिया गया। तो उसका जो प्रोसीजर है सेक्शन नंबर 12 में बता रखा है। तो अब ये यहां पर जो पिटीशन फाइल करेगा सेक्शन नंबर 12 में, वो कौन करेगा बताइए? अरे जिसको इलीगल तरीके से निकाला वही तो करेगा ना पिटीशन फाइल की मेरे को साहब, मेरे को जो मेरा प्रॉपर्टी ले ली है वो मेरे को वापस दी जाए, क्योंकि इतनी जल्दी मैं कहां पे कोई घर ढूंढूंगा, ठीक है ना। तो ऐसी बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको पता चलेंगी। अब हमारे सामने कुछ चीजें हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 8 निकाल लीजिए आप। देखिए पहला सेक्शन जो है 8, ये क्या है? अब लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी का जो कंसेप्ट है वो खत्म कर दिया गया है। पता है ना आपको 2017 के अंदर अमेंडमेंट आ चुका है। तो अब पीरियड ऑफ टीनेंसी जो है आपकी सेक्शन नंबर 2C के अंदर, इसके बगल में लिख लीजिए सेक्शन नंबर 222C। एक बार चेक भी कर लेना कि सच में है या नहीं है। पीरियड ऑफ टीनेंसी के बारे में बताता है वो। पीरियड ऑफ टीनेंसी जो है आपको सेक्शन नंबर 22C में बता रखा है, जबकि लिमिटेड की बात यहां की गई है। लेकिन यहां पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। उन्होंने कहा है कि भैया जब लैंडलॉर्ड चाहे तो कितना ही कर सकता है ना, तो उसमें लिमिटेशन क्यों लगा रहे हो? तो इसी चक्कर में इन्होंने लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी का कंसेप्ट पहले चलता था, आज के टाइम पर खत्म कर दिया है। इसी तरीके से
कुछ और चीजें हैं, जैसे कि अभी लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो कुछ शब्द लिखे हुए हैं इसमें, पढ़िए। तो पहले कह रहा है द लैंडलॉर्ड में लेट आउट द प्रोमाइसेस फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस फॉर द लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। देखो पहली बात, इस क्लॉज 1 में कह रखा है कि अगर चाहे तो, मैंडेटरी नहीं है कि 3 साल के लिए करेगा, अब वो चाह रहा है कि 1 साल के लिए होना चाहिए, 2 साल के लिए होना चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है लैंडलॉर्ड के लिए, इसलिए वहां पर मे इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडलॉर्ड। अब यहां पर इसलिए लिखा है कि वो रेजिडेंशियल अगर प्रेमाइसिस के लिए किसी प्रेमाइसिस को दे रहा है, किसी व्यक्ति को लेट आउट कर रहा है, तो उस केस में उसको 3 साल के लिए मैक्सिमम बनाया गया है कि वो 3 साल के लिए किसी भी व्यक्ति को उस प्रेमाइसिस को लेट आउट कर सकता है। तो एक बार में कितना, 3 साल, ठीक है, और ये है मैक्सिमम, तो मिनिमम कितना भी हो सकता है। दूसरा है क्लॉज 2, ये तो हो गया क्लॉज 1, अब है सेक्शन नंबर 8, है ना। तो क्लॉज 2 कहता है इन सच केस द लैंडलॉर्ड एंड द प्रपोज्ड टेनेंट शैल नॉट सबमिट अ जॉइंट पिटीशन बिफोर अ रेंट ट्रिब्यूनल फॉर अ परमिशन एंटर इनटू द लिमिटेड पीरियड टेनेंसी फॉर अ ग्रांट सर्टिफिकेट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन। देखो ये क्या कह रहा है, यहां पर इसने बताया है कि जो आप लैंडलॉर्ड और जब टेनेंट दोनों सहमत हो गए हैं एक दूसरे से कि साहब हम क्या करना चाहते हैं, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के अंदर एंटर होना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों एक ज्वाइंट पिटीशन फाइल करेंगे। कहां करेंगे, ज्वाइंट पिटीशन फाइल करेंगे, और ये किसके सामने किया जाएगा, तो ये कह रहा है रेंट ट्रिब्यूनल के सामने करोगे। और मैंने आपको एक ड्राफ्ट बताया था कि कुछ ड्राफ्ट बताए हुए हैं, फॉर्मेट बता रखे हैं कि पिटीशन कैसे फाइल की जाती है, तो बताओ किस में बता रखे हैं वो फॉर्मेट, बताइए कहां पे बता रखे फॉर्मेट कि किस तरीके से पिटीशन फाइल की जाएगी और किसको की जाएगी। सर स्केड्यूल में है। बिल्कुल, स्केड्यूल जो है आपके उनके अंदर बता रखे हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों ज्वाइंट पिटीशन फाइल कर रहे हैं ना, तो यहां पर ऐसे करके अगर, और किसके लिए कर रहे हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए, तो वहां पर जो ड्राफ्ट है सेक्शन नंबर 22C के अंदर, वो सर्टिफिकेट के लिए ही बता रखा है इन्होंने। उसके अंतर्गत क्या करेंगे ये, उसके अंदर ये लोग पिटीशन फाइल करेंगे, ठीक है। किस बात के लिए, सर्टिफिकेट चाहिए सर, तो ये 22C में मिल जाएगा। अब जैसे ही इन्होंने एक लिमिटेड पीरियड टीनेंसी के लिए सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लगा दी, कहां पर, ट्रिब्यूनल के सामने, तो फिर आगे क्या होगा, तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल जो होगा उसको इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके उस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करके उनको क्या देगा, एक सर्टिफिकेट दे देगा। ये कहां लिखा हुआ है, क्लॉज नंबर 3 में। और जब ये सर्टिफिकेट देगा तो उसके अंदर टाइम पीरियड भी मेंशन होगा कि ये कितने टाइम पीरियड के लिए लिमिटेड पीरियड टीनेंसी की गई है, और जितने भी पीरियड के लिए की गई है तो उसके अंदर वो टाइम पीरियड के साथ साथ एक्सपायरेशन का डेट भी डाल देगा। और ये एक्सपायरेशन कितने दिन में हो जाएगा, सपोज करो 2 साल के लिए किया उन्होंने, तो 2 साल के बाद से 6 महीने के अंदर अंदर उनको पिटीशन फाइल करनी होगी रिस्टोरेशन पोजेशन के लिए, कि साहब 2 साल टाइम पीरियड खत्म हो गया है, अब रिस्टोरेशन का टाइम पीरियड होगा उसका। तो इसलिए यहां पर देखो क्या लिखा है, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल, अंडरलाइन कर लीजिए शैल को, कि मैंडेटरी है उनके लिए कि ग्रांट करेगा परमिशन, और वो भी इमीडिएटली, क्योंकि उन्होंने पिटीशन फाइल करी थी सर्टिफिकेट लेने के लिए, एंड इशू अ सर्टिफिकेट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सच प्रेमाइसेस। और फिर ऐसे केस में क्या करेगा, वो सर्टिफिकेट इशू करेगा रेंट ट्रिब्यूनल, किस बात के लिए, तो अंडरलाइन कीजिए रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए। अब ये रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए क्यों सर्टिफिकेट मांगना चाह रहे हैं, जिससे कि अगर टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो टाइम विद इन टाइम वो एक्सपायरी पीरियड जो है उस सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन करके उनको एक सर्टिफिकेट दे देगा। अब जैसे ही वो टाइम पीरियड, जैसे सपोज करो वो उसने 2 साल के लिए दिया था रेंट पे, और 2 साल खत्म हो गए, तो अब उसको पोजेशन वापस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उस केस में अगर वो नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे, उस केस में उस रेंट ट्रिब्यूनल के सामने वापस जाकर के उस सर्टिफिकेट को दोगे, लेकिन कब से कितने टाइम में दोगे, तो कह रहा है विद इन 6 मंथ। ये विद इन 6 मंथ वाली बात जो है वो प्रोवाइजो में दे रखी है, इसके क्लॉज 3 के प्रोवाइजो में आपको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाएगा, और अगर नहीं किया आपने उस टाइम में, रिस्टोरेशन नहीं किया, तो वो सर्टिफिकेट जो है एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा, ठीक है।
अब इसमें जो मेन बात है, ये कह रहा है कि ये सर्टिफिकेट आप कितने लिए आप रिन्यू करवा सकते हो कि इस सर्टिफिकेट को आपने एग्रीमेंट कर लिया था आपने, और एग्रीमेंट उन्होंने बताया कि आप एक बार में प्रेमाइसेस को कितनी बार दे सकते हो, केवल 3 साल के लिए दे सकते हो रेंट पर। लेकिन ये कह रहा है कि क्या बार बार एक ही व्यक्ति अगर आपकी मकान को लेना चाहता है, वो कह रहा है कि भाई 3 साल तो हो गए मेरे, उसके बाद वो चाहता है कि और मैं करना चाहता हूं और रहना चाहता हूं यहाँ पर, तो क्या वो और दोबारा रिन्यू करवा सकता है क्या सर्टिफिकेट को? तो कह रहा है बिल्कुल करवा सकता है। एक व्यक्ति के पास वो मकान जो है कितने साल तक रह सकता है, वो कह रहा है कि ऐसे 3 साल के एग्रीमेंट वो 3 बार कर सकता है। कितनी बार? 3 बार। तो कितना हो गया मैक्सिमम पीरियड? 9 ईयर हो गया। क्लियर हो गई की बात? बताइए। Yes, sir. इसलिए यहां Yes. पर साफ साफ लिखा हुआ है, सच परमिशन, ऐसी जो परमिशन दी जाएगी उसे रेंट पर रहने के लिए टीनेंट को और लैंडलॉर्ड को, दोनों को, कि वो देना चाहता है वो लेना चाहता है, तो कह रहा है शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन 3 टाइम फॉर द सच सेम प्रमाइसेस। उसी प्रमाइसेस के लिए केवल 3 बार से ज्यादा के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, अब इन्होंने तो कुछ पॉजिटिव मेजर्स में बनाए थे, लेकिन उससे लगा लैंडलॉर्ड और टीनेंट को, भैया ये तो रेस्ट्रिक्शन लगा दी हमारे ऊपर कि टीनेंट भी नहीं रह सकता 9 साल से ज्यादा और वो भी नहीं रह सकता। तो फिर ऐसे केस में क्या किया जाए? क्योंकि इन जनरल क्या होता है, 10 साल होने के बाद या 12 साल होने के बाद उस व्यक्ति का भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट हो जाता है, क्योंकि वो इतने साल तक रहा है ना उसमें। तो अगर वो खरीदना चाहता है तो फिर उससे पूछ के ही खरीदा जाता है। इस तरीके के कुछ लॉज है अपने। लेकिन आज के टाइम पर पीरियड ऑफ टीनेंसी जो है, आपका जो सेक्शन नंबर 22C है, उसके अकॉर्डिंग आप अगर एग्रीमेंट करते हो तो कोई लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी की बात जिक्र नहीं है वहां पर। तो उन्होंने कह दिया कि भाई आज के माहौल के हिसाब से रेस्ट्रिक्शन क्यों होनी चाहिए, फ्रीडम है सबको, कितने दिन के लिए देना चाहता है, कैसे देना चाहता है, उसकी मर्जी। तो पहले तो सेम टीनेंट को नहीं दे सकते थे 3 बार से ज्यादा, 9 साल के लिए दे सकते थे। अब कितना है, कितना ही दे सकते हो। क्लियर हो गई बात? सर इसका प्रोविजो दोबारा बता दीजिए। देखिए लिखा हुआ है, द सर्टिफिकेट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन। ऐसा जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है, किस बात के लिए? पोजेशन को रिस्टोर करने के लिए, रिकवरी के लिए। अभी रिकवरी कौन करवाना चाहता है ये बताओ पहले तो। पोजेशन की रिकवरी किसको चाहिए? सर टेनेंट। टेनेंट रिकवरी करवाएगा? नहीं, लैंडलॉर्ड लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड करवाएगा ना, क्योंकि उसने तो सर्टिफिकेट ले लिया था। वो क्यों लिया था? इसलिए लिया था कि दोनों को मिलेगा वो सर्टिफिकेट, तो वो अपने हिसाब से कि इवेक्शन नहीं कर सकता वो दूसरा व्यक्ति तो। और लैंडलॉर्ड क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड खत्म हो गया है, 3 साल का एग्रीमेंट किया था, तो अब वो मुझे नहीं निकाले, इसलिए वो कह रहा है कि टाइम पीरियड के लिए अब उसको रिकवरी सर्टिफिकेट दिया गया है। किसके द्वारा? रेंट कंट्रोल के द्वारा और रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा। क्यों दिया गया है? कि जैसे ही टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो उस व्यक्ति को निकालने का अधिकार मिल जाएगा ना उसे। इसलिए कह रहा है कि 2 साल होने के बाद क्या लिखा है देखिए, इन दिस सेक्शन शेल लैप्स, जो सर्टिफिकेट रिकवरी के लिए दिया था, शेल लैप्स if the petition for the execution thereof has not been filed before the tribunal within 6 months, कि ट्रिब्यूनल के सामने अगर वो 6 महीने के, जैसे टाइम पीरियड खत्म हो गया है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपने अगर ऐसी पिटीशन फाइल नहीं करी, लैंडलॉर्ड के लिए कहा है ये, किस बात के लिए फाइल नहीं करी? कि आपको पोजीशन रिकवर करना है। 6 महीने बहुत होते हैं कि इतने दिन हो गए, आपने एक दिन भी अपना मकान खाली नहीं करवाने के लिए फाइल की, तो कह रहा है कि फिर ऐसे केस में फिर वो जो है टाइम पीरियड उस सर्टिफिकेट का एक्सपायर हो जाएगा, वो सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं रहेगा आपका। उसके भरोसे फिर आप एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते कि भाई प्रीमाइसेस खाली करवानी है। फिर आप और चीजों का इस्तेमाल, और जो राइट है ना, ये वाला राइट यहां से खत्म होकर के आप फिर सीपीसी में जाइए, वहां पे आपको राइट दिया जाएगा, या आप रीजनेबल ग्राउंड दीजिए कि आप इतने टाइम से क्यों नहीं कर रहे थे ये काम। ठीक है? क्लियर हुई यस बात? सर, यस सर। शीला जी बताइए। सर क्लियर है। ओके। अब देखिए इसी तरीके की बात जो है सेक्शन नंबर 9 में पढ़ने को मिलती है। सेक्शन नंबर 9 जो है, मैंने जैसे कि बताया, इविक्शन ऑफ टीनेंट। अब ये इविक्शन ऑफ टीनेंट जो बात है कि टीनेंट को बेदखल करने की बात हो रही है, तो मैंने आपको क्या बताया कि राजस्थान रेंट कंट्रोल का तो पर्पज ये था कि टीनेंट को इविक्ट नहीं किया जाए किसी भी तरीके से। तो कह रहा है कि अगर रीजनेबल ग्राउंड है तब तो कर सकते हैं ना इविक्ट। तो यहां पर जो है वो रीजनेबल ग्राउंड की ही बात की गई है।
सेक्शन नंबर 9 में। और रीजनेबल ग्राउंड कौन से, तो ये कह रहा है कि जो सेक्शन नंबर 9 में बताए हुए केवल वही ग्राउंड के आधार पर ही टीनेंट को इविक्ट किया जा सकता है, और किसी ग्राउंड पर कोई रेंट ट्रिब्यूनल, चाहे रेंट ट्रिब्यूनल ही क्यों ना हो, ना तो वो कोई ऑर्डर देगी और ना ही डिक्री पास कर सकती है इसी को। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ। कह रहा है किसी भी लॉ में कोई भी बात दे रखी है, किसी एग्रीमेंट में, देखो यहां पे लिखा भी है एनी अदर लॉ और अ कॉन्ट्रैक्ट। सपोज करो आपने पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उसमें आपने कोई सारी चीजों की टर्म कंडीशन डिसाइड कर रखी है और कह रखा है कि कब कब निकाल सकता हूं मैं आपको। अब वो जो है वो इस इविक्शन के ग्राउंड जो है उनके अंदर मैच ही नहीं करती, और वो इस तरीके की है जो इनकंसिस्टेंट जा रही है। तो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ लग रखा हो, मैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो क्या कह रहा है आगे, कह रहा है बट सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। लेकिन क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने एनी अदर लॉ में जो भी लिख रखी है, या इस एक्ट के जो अदर प्रोविजन है उनसे वो चीजें मैच खाती होंगी, तब बात अलग होगी। तो फिर अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि सेक्शन नंबर 9 इसके ही ग्राउंड की बात कर रहा है। तो इसलिए कह रहा है कि द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ऑर्डर इविक्शन ऑफ टीनेंट। शैल लिखा हुआ है, ध्यान रखो क्या लिखा है, कि जो रेंट ट्रिब्यूनल होगा आरटी, वो किसी भी टीनेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता। किस बात के लिए, उसे इविक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा पर्पस खत्म हो जाएगा ना अगर ऑर्डर दे दिया तो ऐसा। तो कह रहा है कब दे सकता है, तो इसलिए कह रहा है अनलेस इट इज सेटिस्फाइड, जब तक कि रेंट ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड नहीं हो जाए। अब किस चीज से सेटिस्फाइड होगा, तो कह रहा है सेक्शन नंबर 9 के जो ग्राउंड्स बता रखे हैं ना, जिसके लिए सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट लिखा हुआ था, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है इन ग्राउंड से अगर सेटिस्फाइड कर दिया आपने रेंट ट्रिब्यूनल को, तब जाकर के ही उस टीनेंट को इविक्ट किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। अब सेटिस्फाइड कैसे करेगा, कौन करेगा, तो पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी सेक्शन नंबर 15 में, किसको, लैंडलॉर्ड। क्लियर हो गई बात, बताइए। यस यस सर। सर। चलिए अब देखिए इसमें कुछ ग्राउंड्स हैं जिनको आपको समझना है। देखिए सबसे पहला है टीनेंट जो है, अगर उसने पेमेंट नहीं किया है, और पेमेंट कब तक नहीं किया है, 4 महीने हो गए उसको पेमेंट किए हुए। पहला ग्राउंड, 4 महीने हो गए और टीनेंट ने अब तक पेमेंट नहीं किया है, तो 4 महीने हो गए। तो फिर ऐसे केस में क्या हो सकता है, लैंडलॉर्ड पिटीशन फाइल कर सकता है। लेकिन लैंडलॉर्ड को क्या करना पड़ेगा, उस 4 महीने में उसको लीगल नोटिस जरूर दिया हुआ हो, कि भाई लीगल नोटिस किस चीज का, कि साहब तुम रेंट दो। उसने रेंट नहीं दिया, तब जाकर के ही कहीं पता चले खुद तो रेंट ले नहीं रहा और उससे कह रहा है 4 महीने हो गए तुमने रेंट क्यों नहीं दिया। अब पता चले कि जैसे कि हमने पढ़ा कि म्युनिसिपैलिटी के अंदर उसका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर दिया ही नहीं लैंडलॉर्ड ने अपना, तो फिर वो रेंट कैसे देगा आपको। पढ़ा था ना सेक्शन नंबर 5 में ये चीज। यस सर। तो फिर वही चीज कह रहा है कि भैया ग्राउंड जब ही मिलेगा आपको, बेनिफिट लैंडलॉर्ड को तभी मिलेगा टीनेंट को इविक्ट करवाने के लिए, जब वो खुद सही कदम पे हो, सही स्टेप ले रहा हो। पता चला खुद ने तो उसे कोई बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया, खुद रहता नहीं है, तो वो पैसा कैसे देगा आपको 4 महीने से। तो इसी चक्कर में ऐसा लिखा हुआ। देखिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं, टीनेंट हैज नाइदर पेड, ना तो उसने पे किया है, ना ही उसने किसी और को वो ड्यू रेंट जो बकाया था 4 महीने का वो दिया नहीं है। तो ये एक ग्राउंड है। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, इस बात से कौन सेटिस्फाइड हो जाता है, रेंट ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाती है कि भाई 4 महीने हो गए इसने पैसा नहीं दिया, तो इस आधार पर वो क्या कर सकती है, उसे इविक्ट करवा सकती है, फिर ऑर्डर दे सकती है। लेकिन लेकिन यहां पर डिफेंस दिया गया है उस टीनेंट को। तो देखो डिफेंस क्या है, प्रोवाइडेड दैट द ग्राउंड अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट बी अवेलेबल टू द लैंडलॉर्ड। ग्राउंड ये तब नहीं मिलेगा, किस बात के लिए, कि वो अगर ग्राउंड क्या लग रहा है कि टीनेंट को मेरे को इविक्ट करना है और 4 महीने से पेमेंट दिया है, तो अब इसको लैंडलॉर्ड को ग्राउंड कब नहीं मिलेगा, तो क्या कह रहा है इसके लिए, इफ ही हैज नॉट डिस्क्लोज टू द टीनेंट हिज बैंक अकाउंट नंबर। उसने बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया, और दे दिया तो नेम ऑफ द बैंक इन द सेम म्युनिसिपल एरिया, और दे दिया तो फिर सेम म्युनिसिपल एरिया का नहीं दिया। ये ग्राउंड है, ठीक है। और ये किस में देना चाहिए था उसको, इन द रेंट एग्रीमेंट, जैसे कि सेक्शन नंबर 5 ने बताया आपको, सेक्शन नंबर 5 के क्लॉज 4 ने। और रेंट एग्रीमेंट में नहीं दिया, तो फिर जो उसने नोटिस दिया है उस व्यक्ति को कि भाई पेमेंट दो, तो उस नोटिस के अंदर बैंक अकाउंट नंबर डाल के देना चाहिए था।
लेकिन नोटिस कैसा होना चाहिए, तो लिखा है नोटिस सेंड टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नोलेजमेंट ड्यू। इसका मतलब क्या होता है, जो नोटिस दिया जा रहा है उसके द्वारा, किसको, टेनेंट को, लैंडलॉर्ड के द्वारा, तो वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमें प्रूफ मिल सके। किसको मिल सके, रेंट ट्रिब्यूनल को मिल सके, जब तो सेटिस्फाइड होगी। कैसे होगी, कि उस व्यक्ति ने टेनेंट के पास, जिसके पास नोटिस गया है, उसने उस पर साइन करके दिए हो। इसी एक्नोलेजमेंट ड्यू बोलते हैं कि नहीं बोलते, कि ऐसा Yes, एक्नोलेज, sir. ऐसा जो है नोटिस मेरे पास आ चुका है, उसके लिए उसने साइन कर दिए, एक्नोलेजमेंट हो गया उसका। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर ये ग्राउंड तो फिर नहीं ले पाएगा, तो इसका एक एक्सेप्शन के तौर पर आप इसे बता सकते हो कि भाई 4 महीने का रेंट, 4 मंथ हो गए, रेंट पे नहीं किया है। ठीक है, तो इस ग्राउंड पर एविक्ट किया जा सकता है, लेकिन कब नहीं किया जा सकता, अगर कि उसने बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया अपना। दूसरा देखिए आगे क्या कह रहा है, कि नो पिटिशन ऑन द ग्राउंड अंडर दिस क्लॉज। कह रहा है कि पिटीशन कौन फाइल कर रहा था, लैंडलॉर्ड करेगा, निकालना है ना उसे। तो कह रहा है नो पिटीशन फाइल ऑन द ग्राउंड अंडर दिस क्लॉज शैल बी फाइल्ड unless the landlord has given notice to the tenant by the registered post acknowledgement due demanding the arrear of the rent, and the tenant has not been made for the arrear of rent within a period of 30 days from the date of service of notice। अब देखो इसने क्या कहा है, पहली कंडीशन तो ये कि उसे बैंक अकाउंट नंबर दे देना चाहिए था लैंडलॉर्ड को, लेकिन दूसरा ग्राउंड कह रहा है कि लैंडलॉर्ड फिर भी टेनेंट के खिलाफ कोई पिटीशन फाइल तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसने खुद ने अपनी तरफ से पहले एक्शन नहीं लिया हो। मतलब पहला लीगल नोटिस तो खुद को ही भेजना चाहिए था, और पैसा मांगने के लिए कि 4 महीने हो गए तुम पैसा क्यों नहीं दे रहे। तो अगर उसने 30 दिन के अंदर, जिस दिन से नोटिस दिया है उस दिन की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर ऐसा पेमेंट जो बकाया किसके ऊपर था, टेनेंट के ऊपर था, वो पे नहीं किया है, तभी लैंडलॉर्ड को ऐसा ग्राउंड मिलेगा पिटीशन फाइल करने का, किसके सामने, रेंट ट्रिब्यूनल के सामने। अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या देखेगा सेटिस्फाइड होने के लिए, कि भाई इसने नोटिस भेजा है कि नहीं भेजा। इसने म्युनिसिपल एरिया के अंदर, सेम म्युनिसिपल एरिया के अंदर क्या नहीं देखा, बैंक अकाउंट नंबर दिया कि नहीं दिया, दोनों से सेटिस्फाइड हो गया, तब तो इसे निकाल देगा, और नहीं हुआ तो फिर इसकी गलती है, पिटीशन फाइल नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गई बात, बताइए। Yes, sir. अब तीसरी चीज भी है इसके अंदर, तीसरा इसमें एक्सप्लेनेशन में बता रखा है कि मान लो उसने बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया, तो भाई टेनेंट की भी तो जिम्मेदारी है ना, वो किसी ना किसी और तरीके से किसी को पैसा भिजवाता। समझ में आ रही बात, तो पैसा उसे भिजवाना था, तो पैसा भिजवाए तो किन किन को भेज सकता है, उसके लिए इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। देखिए क्या लिख रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के पर्पज के लिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि 4 महीने के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए था, लेकिन इसकी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती टेनेंट की, जब वो नहीं भेज पा रहा था तुम भेज देते उसको पैसा। तो कह रहा है द रेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टेंडर्ड व्हेन द सेम इज रिमिटेड थ्रू द मनी ऑर्डर टू द लैंडलॉर्ड बाय द प्रॉपर्ली एड्रेसिंग द सेम। मतलब प्रॉपर तरीके से उसने मनी ऑर्डर के थ्रू भेज दिया होता पैसा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, अगर मनी ऑर्डर के थ्रू उसने अगर एड्रेस दे रखा था तो उसके थ्रू भिजवा देते उसको पैसा। और नहीं तो फिर आप, अगर आपके बस की नहीं था ऐसा करना, तो आप क्या करते, रेंट अथॉरिटी को वो पैसा दे देते, डिपॉजिट करवा देते, रेंट अथॉरिटी को वो पैसा डिपॉजिट करवा देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपकी यहां पर ये गलती रही कि आपने ना तो उसको भेजा और ना ऐसा किया। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि लैंडलॉर्ड जो है उसको निकालने के चक्कर में क्या कर रहा है, टीनेंट लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, पैसा ही नहीं ले रहा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ना तो मनी ऑर्डर को कर रहा है ना किसी और को कर रहा है। इसका क्या मतलब है, कि ये इसे फंसाना चाहता है, इसे निकालना चाहता है जबरदस्ती। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ इसका। तो इस ऐसे तरीके के केसेस भी आए हुए हैं आपके। बताइए क्लियर हो रही है कि बात। Yes, sir. Clear. Yes, sir. तो रेंट अथॉरिटी जो है आपकी सेक्शन नंबर 2FA, उसके बगल में लिख लेना, ये लेटेस्ट आया है आपका सेक्शन। ठीक है, 2016-17 के अमेंडमेंट से है ना। और उसके ऊपर भी लिख लेना, यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो लीगल नोटिस कितने टाइम का होना चाहिए, और उसको भेजना कितने टाइम में था जिस दिन से नोटिस भेजा गया है। तो 30 दिन के अंदर अंदर नहीं भेजा फिर उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है।
चलो कुछ केसेस लिख लो फटाफट से। लिखो पहला, वासुदेव वर्सेस बालकृष्ण। लिख लिया? वासुदेव वर्सेस बालकृष्ण 2000 का केस है। सर ये रिपीट कर दीजिए। 2000। सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन नंबर 9 के बारे में कुछ जिक्र किए हैं चीजों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन नंबर 9 है ना, सेक्शन नंबर 9 लिखो, सेक्शन नंबर 9 इज ओनली सेक्शन which contains this provision, which contain the provision for the ground of eviction. Apart from these ground, tenant cannot be evicted from the premises. ये कह रहा है कि केवल जो लीगल ग्राउंड है वो सेक्शन नंबर 9 के हैं, इनके अलावा किसी और ग्राउंड से उसे नहीं निकाला जा सकता। केवल इन्हीं ग्राउंड के अलावा, मतलब इन्हीं ग्राउंड के आधार पर ही टीनेंट को निकाला जा सकता है, और कोई जरिया नहीं है। एक और लिखिए केस यूसुफ भाई नूर मोहम्मद जोधपुर वाला। यूसुफ भाई नूर मोहम्मद जोधपुर वाला वर्सेस मोहम्मद साबिर इब्राहिम ब्यावर वाला। ब्यावर जगह है ना अपने राजस्थान में। 2015 का केस है ये। सर रिपीट कर दीजिए। यूसुफ भाई नूर मोहम्मद जोधपुर वाला वर्सेस मोहम्मद साबिर इब्राहिम ब्यावर वाला। अब इतना टेक्निकल है, सारे पूरा का पूरा एड्रेस तक लिख दिया उसको इसमें। 2015 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कहा, सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इफ द रेंट इज ड्यू, if rent is due, then tenant cannot be entitled for any constitutional protection. उसको कोई भी तरीके का और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद ही डिफॉल्ट में है, तो कैसे मिल जाएगा? कह रहा 4 महीने से तुम ही रेंट नहीं दे रहे, तो फिर कैसे मिलेगा बताओ? इसलिए मना कर दिया। एक और केस लिखिए फटाफट से, कैलाश चंद्र वर्सेस श्री कृष्णा। कैलाश चंद्र वर्सेस श्री कृष्णा 1998। देखिए, प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 9 इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द टीनेंट। अभी आपको लग रहा होगा कि ये ग्राउंड जो है क्या कर रहे हैं, इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसको प्रोटेक्ट भी तो कर रहे हैं ये ग्राउंड। तो कह रहा है कि सेक्शन नंबर 9 जो है वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है इंटरेस्ट ऑफ द टीनेंट, बट इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट द टीनेंट कैन मिसयूज दिस प्रोविजन। टीनेंट कैन मिसयूज दिस प्रोविजन। जैसे कि मैंने बताया ना कि उसने आपको बैंक अकाउंट नंबर नहीं भेजा, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई कि उसने बैंक अकाउंट नंबर नहीं भेजा। तुम्हें तो पैसे देने चाहिए थे ना उसके। तो कह रहा है द एंड सर्च न्यू मेथड टू अवॉइड।
मिसयूज नहीं करेगा और ना कोई अलग तरीके के मेथड ढूंढेगा अवॉइड करने के लिए चीजों को। अवॉइड किस चीज को? तो कह रहा है पेमेंट ऑफ रेंट, मेथड टू अवॉइड पेमेंट ऑफ रेंट। आगे लिखिए, इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ टेनेंट दैट ही सेड रेंट इन द रेगुलरली, मतलब टाइम टू टाइम उसका जो पेमेंट है वो खुद पे करे, उसकी खुद की ड्यूटी है ये, ऐसा नहीं कि लैंडलॉर्ड ही तुमसे मांगेगा। आगे आ जाइए, दूसरा क्लॉज है आपका बी, ये इरेज कर दूं क्या? क्लियर हुई के बाद ये बताइए। यस सर। सर एक बार पहले वाले केस का नाम और रिपीट कर दीजिए। कौन सा केस था? वासुदेव वाला सर, जिसमें ग्राउंड्स ऑफ इफेक्शन के बारे में है। वासुदेव वर्सेस बालकृष्ण। चलिए आगे आ जाइए इस पे, क्लॉज बी पे, सेक्शन नंबर 9 का क्लॉज बी क्या कहता है इस चीज के बारे में। सेक्शन नंबर 9 का क्लॉज बी कहता है कि अगर मान लो कोई टीनेंट जो है विलफुली कॉज्ड करता है, विलफुल कॉज क्या कर रहा है? तो वो क्या कर रहा है? सब्सटेंशियली डैमेज कर रहा है उस प्रमाइसिस को जो कि उसने किराए पे ले रखी थी, या क्या लिख रहा है? परमिटेड टू बी कॉज्ड, या दूसरे व्यक्ति को किसी को परमिशन देता है उस मकान को डैमेज करने के लिए, जैसे कि घर की दीवारों को मन से तोड़ रहा है या कुछ और काम कर रहा है उसमें, ठीक है, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन का पर्पस नहीं है कि कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए तोड़वा रहा है, वो खुद तोड़ रहा है या किसी और से डैमेज करवा रहा है, लेकिन सब्सटेंशियल डैमेज होना चाहिए। सब्सटेंशियल डैमेज कौन से होते हैं? जिससे क्या होता है, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए? डिमिनिश हो जाए, वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो पहला है क्लॉज बी। लेकिन सेक्शन नंबर 9C क्या कहता है? वो कहता है कि डैमेज इसलिए कर रहा था, सब्सटेंशियल डैमेज, कि उसे क्या करवाना था? उसमें कंस्ट्रक्शन या ऑल्ट्रेशन करवाना था, जैसे रसोई की दीवार तोड़वा करके उसको मिक्स करवा दिया हॉल के साथ, या कोई और काम कर रहा है विदाउट द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो फिर ऐसे केस में इस ग्राउंड पर, ये दोनों ग्राउंड के आधार पर क्या कर सकता है? लैंडलॉर्ड उस व्यक्ति को निकलवा सकता है। कहेगा लैंडलॉर्ड भाई मेरी परमिशन के बगैर कैसे कर सकता है ये काम? तो कुछ सेक्शन के बारे में लिखिए। एक केस लिखिए, सोना ऑप्टिक्स, सोना ऑप्टिक्स वर्सेस श्याम सुंदर भार्गव। ये आंध्र प्रदेश का केस है, क्योंकि रेंट कंट्रोल यही तोड़ना है, तो इंटरप्रिटेशन तो हम कहीं से भी ले सकते हैं ना, किसी भी कोर्ट का। आंध्र प्रदेश का केस है 1997 का। उन्होंने इस केस में कहा था, इस तरीके के केस में जो 9B से रिलेटेड है ना, सेक्शन नंबर 9B लिख लेना वहां पे। उन्होंने कहा कि भाई लिखो, कोर्ट सेज दैट डैमेज हैज बीन डैमेज हैज बीन ट्रीटेड एज अ सब्सटेंशियल डैमेज which diminish the utility और वैल्यू ऑफ द premises, या तो उस premises की जो यूटिलिटी है वो खत्म हो गई है उसकी वजह से, ऐसा कोई डैमेज किया है जिसको हम सब्सटेंटिव डैमेज कह रहे हैं, और उसकी वैल्यू जो है, पैसा जो है उसका खत्म हो गया। एक और लिख लीजिए, सहा जेठमल, सहा जेठमल वर्सेस गोकुल दास, राजस्थान का ही केस है, 1975 का केस है, जहां पर टीनेंट की ड्यूटी के बारे में जिक्र किया था इसी सब्सटेंशियल डैमेज को लेकर के। देखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी टीनेंट, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी टीनेंट। ज्योति जी, आप इंग्लिश मीडियम से हो हिंदी मीडियम से हो?
मुझे सुनाई नहीं दिया, लिख के बता दो। अच्छा इंग्लिश सही है, ठीक है। हाँ लिखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी टीनेंट दैट ही शुड लुक आफ्टर द रेंटेड premises as a rational human being and maintained it and maintained it in good condition, maintained in good condition. But if the tenant does not if the tenant does not take care of this duty, but if the tenant does not take care of this duty, then he will be liable to be evicted from such premises. उसकी ड्यूटी थी कि उसे मेंटेन करके रखे, उसे क्या करके रखे, उसको लुक आफ्टर करे। अब वो तोड़ता जा रहा है, उसके सफाई नहीं रख रहा है, उसमें कोई कुछ कचरा कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी यूटिलिटी तो खत्म करेगा उस प्रेमाइसेस की। तो इसलिए उस केस में कहा कि भाई ये चीजें भी तुम्हें ही ध्यान रखनी है, कोई अलग से लैंडलॉर्ड थोड़ा आएगा हर रोज तुम्हारे घर पे, ठीक है। तो ये भी एक इसके अंदर केस था। अब मैंने आपको सेक्शन नंबर 2C के भी बारे में बताना है। लिखिए, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, द टीनेंट हैज विदाउट द रिटन परमिशन, टीनेंट से बिना कोई रिटन परमिशन। देखो यहाँ पर रिटन परमिशन की बात की गई है। अब जो मेंशन है वही चीज आपको ध्यान रखनी है, रिटन परमिशन की बात थी। किस बात के लिए? रिटन परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड मेड और परमिटेड टू बी मेड, या तो खुद मेड कर रहा था या किसी और को परमिशन दे रहा है। एनी कंस्ट्रक्शन विच हैज मटीरियली ऑल्टर्ड द प्रेमाइसेस, और जिससे क्या हो रहा है कि मटीरियली ऑल्टर होना है उस प्रेमाइसेस के अंदर, और बिना कोई परमिशन लिए, रिटन परमिशन के, और ऐसा करवाएगा जिससे क्या हो गया, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है डिमिनिश हो गई है या कुछ ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा, तो फिर उस केस में कोर्ट ने कहा है कि भाई इस ग्राउंड पे भी आपको निकाला जा सकता है, क्योंकि आपको परमिशन तो लेनी चाहिए एटलीस्ट। तो एक और लिखिए केस, इस केस के रिगार्डिंग 9C लिख लीजिए, उसके एक्सप्लेनेशन में लिख लीजिए, ओम प्रकाश वर्सेस अमर सिंह 1987, सुप्रीम कोर्ट का केस है 1987। इसमें डिफाइन किया है कोर्ट के लिए, कोर्ट ने डिफाइन किया कि सब्सटेंशियल चेंज, लिखिए, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट substantial change or alteration is treated as such when there is possibility of diminishing the value of the premises or the value of premises, diminishing the value of premises, or it causes adverse effect on the interest of the landlord or lower down the utility of such premises। तो अब सीधी सी बात है कि वो बता रहा है कि आप सब्सटेंशियल डैमेज और ऑल्ट्रेशन करवाने का क्या मतलब है यहाँ पर, तो उसके बारे में बता रहा है कि आपने ऐसा कुछ किया है तो उससे नुकसान हो सकता है किसी तरीके का। किसको होगा? भाई इंटरेस्ट जो है उसको अफेक्ट तो कर ही रहा है लैंडलॉर्ड के को, और प्रेमाइसेस की यूटिलिटी और खत्म कर रहे हो आप। तो कह रहा है कि भैया सब्सटेंस का मतलब और सब्सटेंशियल चेंज और ऑल्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर समझा दिया आपको कि क्या है उसका मतलब। तो उसने सब्सटेंशियल और ऑल्ट्रेशन का क्या मतलब बताया है कि जहां पर उस लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट को इफेक्ट पड़े या उसकी प्रीमाइसेस की जो यूटिलिटी है उसको नुकसान पहुंच रहा है। इसी तरीके से डी ग्राउंड देखोगे, सेक्शन नंबर 9D, यहां पर न्यूसेंस को क्रिएट करने की बात हो रही है। देखो क्या लिखा है, टीनेंट हैज क्रिएटेड अ न्यूसेंस हैज डन एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द पर्पस फॉर विच ही वाज एडमिटेड टू द टीनेंसी ऑफ द प्रीमाइसेस। मतलब न्यूसेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, आपको किसी पर्पस के लिए दिया, काम कुछ और कर रहे हो, उसमें आपको मना किया था, आप ऐसी चीजें हरकतें कर रहे हो जिससे न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। घर में आप शराब पी के आ रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, मोहल्ले वालों को नुकसान हो रहा है और मकान मालिक भी आपसे परेशान है। तो किसी भी तरीके का कोई न्यूसेंस आपके द्वारा क्रिएट किया जाए जो इनकंसिस्टेंट हो उस प्रेमाइसेस का जो पर्पस जो इसके लिए दिया था उसके,
ठीक है, जिसके लिए टीनेंसी की गई थी आपसे, टीनेंसी का एग्रीमेंट किया था, और इससे क्या हो रहा है, एडवर्सली इफेक्ट कौन हो रहा है, लैंडलॉर्ड का इंटरेस्ट या उससे रिलेटेड और लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। तो फिर ऐसे केस में सेक्शन नंबर 9D के ग्राउंड पर ये न्यूसेंस की बात कर रहा है एक तरीके से, तो आपको यहां पर निकाला जा सकता है। न्यूसेंस और कैसे तरीके से क्रिएट हो सकता है, जैसे कि मान लो न्यूसेंस इस तरीके से भी हो सकता है कि लोगों 3 लोगों के लिए कहा था, 5 लोगों के लिए कहा था, लेकिन उसमें हर रोज कोई ना कोई बाहर से बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है, और फिर वो हर रोज जा रहे हैं, कभी रात को 10 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, कोई पता ही नहीं है, कभी पार्टी चल रही है, कभी कुछ चल रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो रही है, तो फिर ऐसे ग्राउंड पे भी आपको निकाला जा सकता है। इसके लिए भी एक केस लिख लीजिए, लिखिए राफत अली। अरे केस लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं ये बताओ पहले, तो कहीं मैं केसेस लिखवा रहा हूं और आपको परेशानी हो रही हो। केस लिखवाने हैं नहीं लिखवाने, केवल समझना है। सर लिखवा दीजिए। चलिए लिखिए, पहला लिखिए इसका 9 का क्लॉज डी का, राफत अली वर्सेस सुगानी बाई, 1999 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। सुगानी बाई, राफत अली वर्सेस सुगानी बाई, 1999 का केस है। देखिए सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन दिस प्रोविजन या इन दिस क्लॉज, मतलब सेक्शन नंबर 9D, देयर इज अ न्यूसेंस मींस अ प्राइवेट न्यूसेंस। कैसा न्यूसेंस है ये, प्राइवेट न्यूसेंस है, मतलब उसके लिए लैंडलॉर्ड कोई तो नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे को थोड़ा ना कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। नॉट अ पब्लिक न्यूसेंस, एंड दिस मस्ट बी ऑफ सब्सटेंशियल नेचर, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, सब्सटेंशियल नेचर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन कर दिया तो आपने उसी के बारे में कह दिया कि तुम निकल जाओ यहां से, वो ऐसा कर रहा हो कि वो खुद को बहुत परेशानी हो रही है उससे। ठीक है, एक और केस लिख लीजिए इसमें, सुंदर वर्सेस ललिता प्रसाद, 1955 का केस है, वहां पर भी न्यूसेंस के बारे में कभी किसी केस में हेल्ड किया होगा, तो उस केस में न्यूसेंस के बारे में कुछ चीजें बताइए। तो उन्होंने बताया कि न्यूसेंस, लिखिए, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट न्यूसेंस इज सच एन एक्ट, न्यूसेंस एक ऐसा एक्ट है विच डिस्टर्ब, मीनिंग बताया न्यूसेंस का है ना, विच डिस्टर्ब द पीस और causes the obstacle, which disturb the peace or causes obstacle in the enjoyment of the property. By the landlord or by the holder of such property. क्लियर हो गई बात? तो यहां पर इस तरीके की बात की गई है। फिर आप इसके बाद सेक्शन नंबर 9 का क्लॉज ई देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है अब यहां पर क्या बता रखा है, सबलेट के बारे में बता रखा है। किसके बारे में बता रखा है, सबलेट। अभी सबलेट क्या होता है, सबलेट का मतलब हुआ कि सपोज करो कोई व्यक्ति है, ये ए नाम का व्यक्ति है और ये कौन है, टीनेंट है, और बी नाम के लैंडलॉर्ड ने इसको कहा था कि एग्रीमेंट में इसको ही दिया था प्रोमाइसेस, और इससे कहा था कि तुम ही रहोगे यहाँ पे, कोई और नहीं रहेगा। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, खुद ना रह करके किसी और को, सी नाम के व्यक्ति को इसने रख लिया, और सी नाम के व्यक्ति को किराए पर रख लिया। ठीक है, और इसके पास जो कमरे थे वहां पर 3 कमरे थे, तो कह रहा है 2 से ही काम चल जाएगा मेरा, एक का क्या करूंगा, तो ऐसा करता हूं सी नाम के व्यक्ति को दे दूंगा। और ये जो है इसने सबलेट बिना पूछे किससे कर दिया, बी से बिना पूछे सी को दे दिया, जबकि ये किसको देना था, ए के पास ही था कब्जे में, लेकिन इसने क्या करा, उसे रेंट पे चढ़ा दिया। तो अब ये जो एक कमरा इसने क्या कर दिया, सबलेट कर दिया। या सपोज करो ये खुद नहीं रहता वहां पे, क्या कर नहीं करता, ये खुद नहीं रहता और इसने रेंट पे ले रखा है, और उसने क्या करा, अपने किसी दोस्त को ला करके कह दिया कि ऐसा करो तुम किराया मुझे दे देगा करो, मैं आगे किराया फॉरवर्ड कर दिया करूंगा यहाँ पे।
तो इसने क्या किया, पहले तो खुद ने लेट आउट कर रखा था, अब इसने सबलेट कर दिया उसे। तो अब मकान मालिक कौन है, लैंडलॉर्ड कौन है, ये, और ये किराएदार है, और इसका मकान मालिक कौन है, ये। तो अब इसके लिए लेट आउट ये, और सबलेट किसके लिए, ये। तो अगर ऐसा सबलेट कर दिया है कोई मकान, या तो पूरा का पूरा मकान या उसका कोई भी भाग, कमरा, एक कमरा, दो कमरे, छत, जो भी है, जो भी उसने किया है, तो उस केस से क्या हो गया, अब वो खुद लैंडलॉर्ड बन गया ना उस केस में, और बिना परमिशन के लैंडलॉर्ड की। तो फिर ऐसे केस में ये व्यक्ति जो है इविक्ट करने के लिए ग्राउंड हो जाएगा टीनेंट को। ठीक है, तो टीनेंट को इस तरीके से इविक्ट बेदखल किया जा सकता है इस ग्राउंड पे। देखो लिखा है टीनेंट हैज असाइन, सबलेट और अदरवाइज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द होल, देखो अंडरलाइन कीजिए, पासेस विद द पोजेशन ऑफ होल और पार्ट ऑफ द प्रेमाइसेस, या तो पूरा का पूरा पोजेशन और उस प्रेमाइसेस का कोई भाग क्या कर दिया हो, विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। ध्यान रखना, रिटन परमिशन होनी चाहिए, मतलब रेंट एग्रीमेंट में ही ये तय किया होना चाहिए। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है थोड़ा और इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन में काफी कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। क्या दे रखा है इसमें, कह रहा है इफ इट इज एस्टेब्लिश दैट, अब ये पता कैसे चलेगा कि सबलेट हुआ है कि नहीं हुआ है, भाई क्या पता वो अपने भाई बता के उसे रख रहा हो अपने पास। तो ये ऐसे पता चलेगा जब इंस्पेक्शन करने जाता है ना लैंडलॉर्ड, तो उसको पता चलता है यार ये व्यक्ति रह कौन रहा है इसके अंदर, उसके बारे में चर्चा करता है, जानकारी करता है, तो उसे पता चला कि साहब ऐसे ऐसे मुझे तो इसने दिया ही प्रॉपर्टी, उसने बात करी वहां जाकर के, तो उसने बताया कि साहब ऐसे ऐसे हुआ है। तो फिर इसने जब बताया तो पता चला कि सबलेट हो चुका है, फिर ग्राउंड मिल जाएगा। देखो क्या लिखा है, इफ इट इज एस्टेब्लिश दैट, यदि ये एस्टेब्लिश हो जाता है, स्थापित हो जाता है कि सम पर्सन अदर देन द टीनेंट, टीनेंट के अलावा कोई सम पर्सन रह रहा है वहां पर, मतलब एक तरीके से सबलेट को इसने डिफाइन किया एक्सप्लेनेशन में, इन द एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द होल, या तो एक्सक्लूसिव मतलब पूर्ण रूप से वो अब उसका अधिकारी हो गया रहने के लिए, एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द होल, होल का मतलब है उस प्रेमाइसेस का पूरा भाग, 3 कमरे थे, तीनों कमरे इसको दे दिए। ठीक है, और कह रहा पार्ट ऑफ द प्रेमाइसेस, पार्ट ऑफ द मतलब 2-3 कमरे में से एक कमरा इसको दे दिया। आगे क्या कह रहा है, इट शैल बी प्रिज्यूम दैट, तो यहां पर प्रिज्यूम किया जा सकता है इस बात को, किसके द्वारा किया जाएगा, लैंडलॉर्ड के द्वारा कर लिया जाएगा जब ऐसा देखेगा तो कह रहा है टीनेंट हैज ईदर सबलेट और पार्टेड विद द परमिशन ऑफ होल और पार्ट ऑफ द प्रेमाइसेस एज द केस में भी। तो ऐसा मान लिया जाएगा कि टीनेंट ने क्या कर दिया गया है, सी नाम के व्यक्ति को क्या कर दिया है, सबलेट कर दिया है, तो सबलेट को डिफाइन कर दिया एक तरीके से। क्लियर है कि बताइए, बोलिए क्लियर है या नहीं है। यस सर, यस सर। चलो आगे देखिए, एफ ग्राउंड, यहां पर कह रहा है कि टीनेंट ने अपना करेक्टर ही छोड़ दिया, सेक्शन नंबर 2(9) का एफ, ये कह रहा है यहां पर लिख सकते हो रिनाउंड द करेक्टर। रिनाउंड का मतलब क्या हुआ, त्यागना, और किसको त्यागना, अपने करेक्टर को। और करेक्टर क्या है उसका, यहां पर टीनेंट का, उस व्यक्ति का जो करेक्टर है वो टीनेंट का था, रिलेशन क्या था, टीनेंट और लैंडलॉर्ड का। लेकिन अपना करेक्टर उसने त्याग दिया और अपने आप को क्या बता रहा है, मकान का ओनर बता रहा है। क्या बता रहा है, मकान का ओनर बता रहा है। तो अब उसने अपना करेक्टर तैयार किया और किसका ले लिया, लैंडलॉर्ड, अब अपने को लैंडलॉर्ड बता रहा है। तो ऐसे केस में भी क्या हो सकता है, टीनेंट को निकाला जा सकता है। लेकिन ये करेक्टर जो है लीगल तरीके से अगर रिनाउंड किया उसने, कैसे करता है लीगल तरीके से, बताओ करेक्टर को रिनाउंड कब किया जा सकता है लीगल तरीके से, ये तो इलीगल तरीके से कर दिया। लीगल तरीका क्या होगा इसका, सर सबलेटिंग। सबलेटिंग कैसे होगी, सबलेटिंग तो पहले इलीगल बता दी उसने। बताओ, अरे वो प्रॉपर्टी को खरीद लेगा तो लीगल नहीं बन जाएगा क्या, सर प्रॉपर्टी परचेज करके जिस सीधी प्रॉपर्टी सी में बात है, वो परचेज करेगा तभी तो होगा, तभी वो रिनाउंड कर सकता है करेक्टर को। लेकिन उसने क्या किया, देखिए कह रहा है टीनेंट हैज रिनाउंड हिज करेक्टर ऑफ सच और डिनाइड द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड, मतलब अपना करेक्टर तो रिनाउंड कर दिया और लैंडलॉर्ड के टाइटल को मान ही नहीं रहा, कि वो कह रहा है कि अब तुम मकान मालिक नहीं हो उसके, मना कर रहा है, मैं तो कह रहा है पैसा नहीं दूंगा मैं आपसे अब। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, लेटर लेटर हैज नॉट वेव्ड हिज राइट, और अपने
राइट को जो है वो त्यागता नहीं है, कॉन्डोन नहीं करता कंडक्ट ऑफ द टीनेंट, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, इविक्ट किया जा सकता है उसे। तो ये नॉट वेव ऑफ हिज राइट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है कि वो उसको वो अधिकार नहीं मिला, ठीक है, त्याग नहीं रहा है। किसने नहीं किया ये राइट, नॉट वेव हिज राइट का मतलब क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड ने अपना मकान जो है उस टीनेंट को बेचा नहीं है, सेल नहीं किया, और फिर भी अपना राइट बता रहा है, वो कह रहा है कि मैं लैंडलॉर्ड हूं। बेच दिया होता जब तो इविक्ट किया कैसे करता, लेकिन इसलिए ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। आगे देखिए जी पॉइंट, इसका 9 का क्लॉज जी जो है ये भी समझ लो, कह रहा है कि प्रीमाइसेस जो है उसको लेट आउट किया है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। अब आपने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं अपने मकान में प्रीमाइसेस जो है उन्होंने रेंट पे ले रखी है, लेकिन उसमें ब्यूटी पार्लर खोल लेते हैं, घर ही घर में दुकान खोल लेते हैं, कोई कपड़े का वो व्यापार कर लेते हैं उसके अंदर ही। तो ऐसा अगर करा है तो इसका मतलब क्या है, पर्पस क्या था रेजिडेंशियल, और क्या कर एक्टिविटी करना चालू कर दिया आपने उसे कमर्शियल में, तो रेजिडेंशियल से कमर्शियल में चेंज कर दिया ना उसे आपने। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो फिर ऐसे ग्राउंड पे आपको क्या कर सकते हैं, आपको एविक्ट किया जा सकता है। अब पूरा का पूरा मकान ही आपने वो दुकान बना दिया या उसका कोई कमरा दुकान बना दिया, तो इन दोनों के ग्राउंड पे आपको कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए एच, एच पॉइंट देखिए इसका सेक्शन नंबर 9 का, यहां पर बता रखा है कि ये आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन को समझा रहा है। किसको समझा रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन को। आपने कभी कभी देखा होगा जो मकान मकान मालिक होता है ना, तो उसने अपने वो क्या होता है, एम्प्लॉयर भी होता है, और अपने वहां पर किसी व्यक्ति को काम पे रख रखा है उसने अपनी दुकान पर या किसी और चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। और वो क्या है, उसने अपने एम्प्लॉय रख रखे हैं, तो उसने क्या कर रखा है, एम्प्लॉय जो है उससे कहा कि तुम्हें कहीं और रहने की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास ही रह लो, लेकिन क्या देते रहो, एम्प्लॉय अगर फ्री में रह रहा है इसके पास, तो क्या ये टीनेंट बन जाएगा क्या एम्प्लॉय, बोलो हाँ के ना, बोलो। नो सर। ये एम्प्लॉय नहीं बन सकता, टीनेंट। लेकिन अगर ये पैसा देता है इस मकान का और इससे कह रहा है कि सर्विस जब तक तुम करते रहोगे तब तक तुम इस मकान में रहोगे, तो जैसे ही इसकी सर्विसेज खत्म हो जाएंगी, मतलब इसने सर्विस करना बंद कर दिया है, तो फिर ये मकान मालिक क्या है, इस एम्प्लॉय को निकाल सकता है, क्योंकि इसने पहले ही ग्राउंड बता दिया था कि भाई तुम अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशन है और मैं तुम्हें मकान इसलिए दे रहा हूं कि तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो, तो जैसे ही इसने सर्विस खत्म करी तो इसको मकान छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा, तो फिर उस केस में ये छोड़ना पड़ेगा इसका। इसलिए ऐसा लिखा है, देखो क्या लिखा है, प्रमाइसेस वर लेट आउट टू द टीनेंट, प्रमाइसेस जो है लेट आउट की गई थी टीनेंट को, किस पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, बाय द रीजन ऑफ हिज बीइंग इन द सर्विस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड के यहाँ काम कर रहा है। और टीनेंट है सीज टू बी, सीज्ड को अंडरलाइन कर लो कि टीनेंट ने अगर वो सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट करना बंद कर दिया है, तो फिर इस ग्राउंड पर क्या कर सकता है, इसको निकाल सकता है। अब है 9 का आई पॉइंट, premises are required reasonably bona fide by the landlord for the use or occupation of himself, his family, for the use or occupation of any person for whose benefit of the premises are held। देखो ये बात मैं बताता हूं आपको, आपने इन जनरल देखा होगा आपके घर में, सपोज करो आप ही मकान मालिक हो, तो आप क्या करते हो, आपके घर में भाई की, बहन की या किसी की शादी है, या आपकी खुद की दुकानें हैं और आपने उसे रेंट पे उठा रखा था, क्योंकि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, पैसा मिल नहीं रहा था, लेकिन रेंट अच्छा मिल रहा है उसका, तो आपने क्या किया, पहले तो उसको रेंट पे दे दिया, कह रहा है कि कुछ ना कुछ पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन वहां पर किसी व्यक्ति की दुकान चलने लग गई, और अब आप क्या कर रहे हो, उससे कह रहे हो रेंट पे भाई हमें ये काम आएगी, हमारा ऑक्यूपेशन चलना है, ये है वो है, ऐसे करके क्या कर लिया आपने, उससे दुकान या मकान जो भी दिया था वो छीन लिया। क्यों, क्योंकि आप क्या चाहते थे कि हम खुद पर्सनल क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर पर्सनल यूज में लेना चाहते हैं इस प्रोमाइसेस को, और क्या बहाना दिया, कोई भी बहाना जिससे आपके रिश्तेदारों के लिए आपके लिए जरूरी है, ये बहाना दिया आपने उसको, कहा कि घर में शादी है और घर में हमारे पास यही एक मकान है और रिश्तेदार हमारे आएंगे कहाँ,
तो इस चक्कर में आप उसे खलवाना चाह रहे थे। तो ऐसे केस में अगर निकलवा रहे हो और टीनेंट को आप इस ग्राउंड पर निकाल तो सकते हो, लेकिन इसका प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोवाइजो में पता चला कि भाई लैंडलॉर्ड जो है उसने मेरे को निकाल तो दिया, लेकिन इसका तो कोई पर्पज ही नहीं था, इसने तो मेरे को निकालने के बहाने ढूंढे थे कि मैं निकल जाऊं तो फिर ये किसी और को रख ले, और वो अगर ऐसा लैंडलॉर्ड जो है उसे निकाल करके किसी और व्यक्ति को यहां रख लेता है और बी नाम के किसी थर्ड पर्सन को ये क्या दे देता है, उस प्रेमाइसिस को रेंट पे दे देता है, तो फिर ऐसे केस में टीनेंट क्या कर सकता है, रिकवरी ऑफ पोजेशन के खिलाफ लिए केस कर सकता है। किसके खिलाफ? इस लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कौन है, ए के खिलाफ कर सकता है। इसके खिलाफ तो क्यों करेगा, इसके खिलाफ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका जो इंटेंशन था ए का वो इलीगल था इसे निकालने का, इसलिए रिकवरी मांग रहा है टीनेंट। इसलिए यहां पर ए नाम के व्यक्ति के ऊपर एक ग्राउंड लगाया गया है, एक कंडीशन लगाई गई है कि आपने अगर किसी व्यक्ति को, टीनेंट को इस ग्राउंड पर निकलवा लिया कि हमें पर्सनल यूज के लिए जरूरत है, तो आप 3 साल तक के लिए ऐसी प्रेमाइसिस को किसी भी व्यक्ति को रेंट पर नहीं दे सकते, क्योंकि वो मिसयूज करेगा ना उसका, क्योंकि उसे निकालना था इसलिए बी को दे रहा था, इसलिए ये ग्राउंड लिया था उसने। तो 3 साल तक, लेकिन ये बताना किसको पड़ेगा वहां पे जाके, रेंट ट्रिब्यूनल को, वो बताएगा टीनेंट, वो एप्लीकेशन लगाएगा, सब ऐसे ऐसे ने मेरे को जबरदस्ती निकाला है यहां से। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर। देखिए अब देखो यहां पर ग्राउंड जो है वो कह रहा है कि खुद के यूज के लिए, दूसरा लिखा होता है ऑक्यूपेशन, हिमसेल्फ और हिज फैमिली। हिज फैमिली का मतलब है कि उसके घर में कोई बेटा है, उसके लिए, उसकी बहू है, उसके लिए कोई बिजनेस करवाना चाहता है या खुद के बेनिफिट के लिए। लेकिन अगर प्रमाइस इसको पढ़ोगे ना, अब देखो यहाँ पर, अब टीनेंट को इसने निकाल दिया तो टीनेंट एप्लीकेशन कैसे की लगाएगा, इमीडिएट पोजेशन प्राप्त करने की। किसकी लगाएगा? इमीडिएट पोजेशन को प्राप्त करने की, जहां से हाथ की हाथ मिल जाए, क्योंकि ये तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर एप्लीकेशन चलती रही तो। इसलिए ये इमीडिएट पोजेशन की जो बात मैंने करी थी आपके सामने, वो कहां पे बात करी थी, कौन सा सेक्शन था, सेक्शन नंबर 10 बताया था ना। अब ये जो इमीडिएट पोजेशन यहां पर तो लैंडलॉर्ड को मिल रहा था इसका राइट, लेकिन अगर टीनेंट के बारे में पूछ ली जाए इमीडिएट पोजेशन की बात, तो वो कहां मिलता है, इस सेक्शन नंबर 9 आई के ग्राउंड प्रोवाइजो के अंदर मिलता है टीनेंट को ये राइट इमीडिएट पोजेशन का। अब ये इमीडिएट पोजेशन का जो प्रोसीजर था लैंडलॉर्ड के राइट के लिए, वो कहां बता रखा था, सेक्शन नंबर 16 में बता रखा था। अब इमीडिएट पोजेशन किसको चाहिए, टीनेंट को चाहिए, क्योंकि उसको इलीगल तरीके से निकाल दिया। तो ये व्यक्ति भी सेक्शन नंबर 9 के क्लॉज आई के अंदर जाकर के 16 के अंदर पिटीशन फाइल कर सकता है। चाहो तो, हाँ बोलिए सर बोलिए ये दोबारा बता दीजिए एक बार, आपने जो भी पॉइंट बताया है ना, सेक्शन दोबारा। 9। हाँ जी सर, जो ये देखिए पिटीशन फाइल करते हैं पिटीशन फाइल करता है, देखो कैसे करता है, मैंने बताया कि सेक्शन नंबर 10 के अंदर हमने देखा इमीडिएट पोजेशन, रिस्टोरेशन ऑफ इमीडिएट पोजेशन फॉर द लैंडलॉर्ड, वहां पे राइट बता रखा है लैंडलॉर्ड का, है ना, कि अगर उसको इमरजेंसी है किसी तरीके की तो लैंडलॉर्ड जो है उस टीनेंट से उसके लिए पिटीशन फाइल करेगा। उसका प्रोसीजर जो है सेक्शन नंबर 16 में बताया हुआ है। तो अब वो क्या करेगा, पिटीशन फाइल करेगा और विद इन पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको इमीडिएट पोजेशन किसको मिल जाएगा, लैंडलॉर्ड को मिल जाएगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड फाइल कर रहा है टीनेंट के खिलाफ कि भाई मेरे को पोजेशन चाहिए और इमीडिएट पोजेशन चाहिए, क्योंकि तो जो भी ग्राउंड है उसके आधार पे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि टीनेंट को जो है उसने पर्सनल यूज के चक्कर में इलीगल तरीके से लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया था, और रेंट ट्रिब्यूनल में ही तो ग्राउंड दिए थे इसने, और रेंट ट्रिब्यूनल भी सेटिस्फाइड हो गया कि भाई घर में शादी है इस चक्कर में। लेकिन उसने क्या किया, उस व्यक्ति को जब निकाल दिया तो फिर क्या हुआ, उस केस में उसने उस मकान को टीनेंट से छिना करके और किसको दे दिया, बी को दे दिया। अब सर, टीनेंट को, बी इस बी केस में दूसरा पर्सन है जिसको वो बी जो है वो थर्ड पर्सन है। यस। तो अब बी को दे दिया। अब इसको आया गुस्सा टीनेंट को, कह रहा है कि भाई मेरे को इसका मतलब इसका गलत इंटेंशन था, मेरे को निकालना चाहता था इसलिए दे दिया इसको, यही मतलब हुआ ना इसका। तो इसलिए टीनेंट ने क्या कर दिया, इस व्यक्ति के खिलाफ केस कर दिया। और केस क्यों किया, क्योंकि इसको गलत तरीके से निकाला था, तो ये पिटीशन फाइल कर रहा है इमीडिएट पोजेशन प्राप्त करने के लिए।
तो इमीडिएट पोजेशन कहां से मिलेगा, तो यही सेक्शन 16 में प्रोसीजर बता रखा है इस तरीके की। क्लियर हो गई बात? यस सर। अब देखिए इसको पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। प्रोवाइजो देखो, इसका काफी इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है। वेयर द डिक्री ऑफ एविक्शन फ्रॉम एनी प्रीमाइसेस सॉट बाय द लैंडलॉर्ड अंडर क्लॉज 1, जहां पर डिक्री ऑफ एविक्शन किसको मिल गई है, उस प्रीमाइसेस के लिए क्लॉज आई 1 नहीं है, क्लॉज आई 9 का क्लॉज आई के अंदर लैंडलॉर्ड को प्राप्त हो गई है। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, तो लैंडलॉर्ड ही लिखा हुआ है ना, तो लैंडलॉर्ड के लिए आया तो कह रहा है ही शैल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेटिंग आउट सेम टू द एनी अदर प्रोविजन। एनी अदर पर्सन कौन है, बी नाम का व्यक्ति, इसको नहीं दे सकता, प्रोहिबिट कर दिया इसके लिए। और कितने टाइम के लिए करा, तो मैंने बताया आपको 3 साल तक किसी भी व्यक्ति को ये लेट आउट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको निकाल लिया ना। तो इसी इंटेंशन को रोकने के लिए ये प्रोविजन प्रोहिबिट किया गया इसके लिए। तो कह रहा है 3 साल तक के लिए नहीं दे सकता इन द केस प्रोमाइसेस आर लेट आउट। अगर उसने सपोज करो लेट आउट कर दी प्रोमाइसेस 3 साल से पहले पहले ही ए नाम के व्यक्ति ने इसको तो निकाल दिया था, तो अब इसने अगर लेट आउट कर दी किसको, थर्ड पर्सन को, किसी को भी, उसको नहीं करी जिसको देनी थी, तो उस केस में क्या होगा, तो टीनेंट है शैल बी, तो टीनेंट कौन था, यही तो था उस मकान का, शैल बी एंटाइटल फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। अब वो पोजेशन का रिस्टोरेशन करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऑन द पिटीशन मूव बाय हिम, अब उसके द्वारा पिटीशन फाइल की जाएगी जब तो मिलेगा ना। ऐसा थोड़ा कि डंडा लेके चला गया और उसकी खोपड़ी में मार दिया और पोजेशन दे मेरे को, पोजेशन दे, ऐसा थोड़ा होगा। तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर चलेगा। तो वो कह रहा है कि अब वो रेंट ट्रिब्यूनल में पिटीशन फाइल करेगा। तो क्या कह रहा है, तो रेंट ट्रिब्यूनल शैल डिस्पोज ऑफ सच पिटीशन एक्सपीडिटियसली और प्रोसीजर लेड डाउन इन सेक्शन नंबर 16। आगे नहीं बात घूम के। और क्या कह रहा है कि सेम उसी तरीके से जैसे सेक्शन नंबर 10 के राइट को लैंडलॉर्ड को प्रोवाइड कराता है, उसी तरीके से सेक्शन नंबर 9 का जो क्लॉज आई है उसमें भी सेक्शन नंबर 16 में म्यूटेटिस म्यूटेंडिस सेम उसी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गई की बात बताइए? यस सर। चलिए आगे देखिए क्लॉज जे, यहां पर टीनेंट के बारे में बता रखा है कि अगर टीनेंट जो है उस मकान को has built or acquired vacant possession of has been allotted suitable premises adequate for his requirement, मतलब उसने क्या कर रखा है, टीनेंट जो है वो क्या कब्जा करने के चक्कर में बैठा है उस मकान में, क्या करना चाहता है, कब्जा। ये बात किसको पता चल गई, ए नाम का जो लैंडलॉर्ड है उसको पता चल गया कि बी नाम का तो मकान पहले से बना हुआ है और ये अपने मकान में नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है, ए नाम के व्यक्ति को ये पता चला कि खुद का तो मकान बना हुआ है, उसमें क्यों नहीं रह रहा ये व्यक्ति, और इसको छोड़ नहीं रहा। और पता चला कि ये व्यक्ति इसमें रह रहा है लेकिन कभी कभी यहां पे भी रहता है मेरे मकान में। तो अगर इसने अपनी कंडीशन के हिसाब से कोई मकान बना लिया है तो फिर ऐसे केस में ए नाम का व्यक्ति बी को निकलवा सकता है, कहेगा जब तुम्हारे पास मकान है तो तुम अपने मकान में रहो ना, मेरे मकान में क्या कर रहे हो। तो ये ग्राउंड भी आधार बन सकता है। क्यों, क्योंकि टीनेंट का क्या पता ये इरादा हो इसके मकान पे कब्जे करने का, इसलिए लिखा है टीनेंट हैज बिल्ट और एक्वायर्ड द वेकेंट पोजीशन ऑफ और हैज बीन अलॉटेड सूटेबल प्रीमाइसेस एडिक्वेट फॉर हिज रिक्वायरमेंट। अगर उसको अलॉट हो चुका है तो फिर अपनी जगह पे जाए। क्लियर हो गई बात सेक्शन नंबर 2J की? यस सर। फिर देखिए सेक्शन नंबर 2K। सेक्शन नंबर 2K जो है यहां पर रीजनेबल कॉज बता रखे हैं। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है मकान तो किराए पे ले रखा है लेकिन 6 महीने हो गए, एक दिन भी उसने अपना पैर नहीं रखा उस मकान के अंदर, गंदा पड़ा है पूरा का पूरा, जब उसे मकान में रहना ही नहीं है तो फिर रेंट तो दे रहा है टाइम टू टाइम, लेकिन 6 महीने हो गए उसे आए हुए मकान के अंदर। इसका मतलब क्या है, कम से कम किसी और को दूंगा तो बढ़िया रहेगा ना, तो साफ सफाई भी रहेगी। तो इसी चक्कर में क्या हो रहा है, कह रहा है आपके पास अगर रीजनेबल ग्राउंड है कि भाई मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, लॉकडाउन के चक्कर में नहीं आ पाया, तब तो रीजनेबल ग्राउंड मिल जाएगा आपको, लेकिन 6 महीने कंटिन्यूअसली नहीं आया। देखो क्या लिखा है, प्रीमाइसेस हैज नॉट बीन यूज्ड विदाउट द रीजनेबल कॉज, बिना किसी रीजनेबल कॉज के यूज नहीं कर रहे, फॉर द पर्पज विच दे वर लेट फॉर द कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। अंडरलाइन कीजिए इसे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ पिटीशन, ठीक है। तो फिर ऐसे केस में फिर वो पिटीशन फाइल कर देगा उसके खिलाफ।
ठीक है, आगे देखिए इसका एल प्रोविजन सेक्शन नंबर 9 के एल, इसके अंदर क्या बता रखा है। अब कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि 3 लोगों को रखने के लिए इजाजत दी थी, लैंडलॉर्ड ने कहा 3 से ज्यादा नहीं रह सकते, लेकिन वो व्यक्ति क्या करा, धीरे धीरे करके 5 लोगों को और ले आया, 2 लोग और बढ़ा दिए। अब उससे क्या होगा, जो रिसोर्सेज जो है मकान मालिक के वो तो खत्म होंगे ना, जैसे पानी की कैपेसिटी उसके घर में 5 जने की थी, 5 लोगों को वही ले आया, तो अब कैसे काम चलेगा उससे। तो अब जैसे कभी क्राउड अगर आ जाता है किसी तरीके का, तो किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ अगर उसे दिखाई दे रही है कि 5-5 लोगों को रख रहा है, परमिशन दी थी 3 की, तो फिर ऐसे केस में क्या करेगा वो, ऐसे केस में ग्राउंड मिल जाएगा उसे निकालने का। इसलिए यहां पर देखो लिखा भी है, द लैंडलॉर्ड हैज बीन रिक्वायर्ड बाय एनी अथॉरिटी अंडर एनी लॉ टू अबेट ओवर द क्राउडिंग ऑफ द प्रीमाइसेस। जैसे कि आज के टाइम पे कोरोना आया था ना अभी आपके सामने, कोरोना में क्या कहा था, यहां पर अथॉरिटी शब्द लिखा हुआ है ना, अथॉरिटी ने कहा है, अथॉरिटी कौन है हमारे यहाँ पे, डीएम एसडीएम, उन्होंने कहा था कि भाई अपने घर में ज्यादा क्राउड मत रखना, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोरोना का टाइम चल रहा है, बीमारियां चल रही हैं, 2 या 3 ज्यादा आप मत रखना मकान के अंदर। तो उन्होंने इस ग्राउंड का फायदा लिया और उन्होंने कहा कि साहब ऐसे ऐसे इस टीनेंट को निकाल दो, ये ग्राउंड हो गया। और जैसे वहां पर 2 से ज्यादा या 5 से ज्यादा हो गए तो वो न्यूसेंस में भी तो आ गया ना, तो न्यूसेंस के बारे में मैंने बताया था 9D के अंदर, तो वो न्यूसेंस भी क्रिएट हो रहा था। और यहां पर अथॉरिटी के द्वारा अगर अपेक्षा की गई है आपसे और उन्होंने कहा कि भाई कोरोना का टाइम चल रहा है, मकान मालिक से कहा या सबके लिए नोटिफिकेशन निकाला कि भाई ऐसे ऐसे इन लोगों को निकालो, क्राउड नहीं होना चाहिए ज्यादा, तो फिर ऐसे ग्राउंड पर भी उस व्यक्ति को निकाला जा सकता है, ठीक है। फिर है एम पॉइंट। एम पॉइंट क्या कहता है, लैंडलॉर्ड रिक्वायर्ड द प्रीमाइसेस इन द ऑर्डर कैरी आउट द एनी बिल्डिंग वर्क। अब देखो लैंडलॉर्ड क्या करना चाहता है, कोई प्रीमाइसेस का क्या करना चाह रहा है, बिल्डिंग का वर्क करवाना चाहता है, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है, कुल मिला के ये बात है, ठीक है। तो ऐसे केस में 2 कंडीशन है, या तो उससे म्युनिसिपालिटी ने कहा हो, जैसे कि 50 साल हो गए उसे मकान को बने हुए, दरार आ रखी है उस मकान में और वो कभी भी गिर सकता है किसी के ऊपर भी, तो इसलिए या तो अगर वो देखो नीचे नीचे लिखा है क्लॉज 2 के अंदर, उसके में जो एम का क्लॉज 2 है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है बिकॉज प्रीमाइसेस हैव बिकम अनसेफ और अनफिट फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन, कि वो कभी भी गिर सकता है, तो ऐसे में टीनेंट से कह सकता है, इस ग्राउंड पर उसको निकाल सकता है, कहेगा लैंडलॉर्ड भाई हमें कंस्ट्रक्शन करवाना है, ये आपके लिए हानिकारक है, कहीं आपको लग जाए, तो इस ग्राउंड पर वो निकाल सकता है उसको, ठीक है, पहला। दूसरा कह रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है किसी चीज के लिए, या लोकल अथॉरिटी जो है कोई इंप्रूवमेंट स्कीम या डेवलपमेंट स्कीम लाई है और वो कहती है कि भैया कंस्ट्रक्शन को तोड़ो, तुम 3 मंजिल नहीं बना सकते, या कोई और कह रखी है स्कीम बना के, तो फिर वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन के लिए कह रखा है या कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए लेकर रखा है और उस कंस्ट्रक्शन या उस प्रीमाइसेस में कोई व्यक्ति रह रहा है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, तो फिर ऐसे केस में लैंडलॉर्ड को ग्राउंड मिल जाएगा उस टेनेंट को हटाने का, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ बातें हैं जिनके आधार पर ये टोटल कितने हो गए, एम फॉर 13, ठीक है। तो ऐसे करके 13 ग्राउंड बता रखे हैं इसके अंदर, 13 ग्राउंड्स के आधार पर, 13 ग्राउंड के आधार पर क्या हो सकता है, आप टीनेंट को कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन उसको ऐसे नहीं निकाल सकते, क्या करोगे, सेक्शन नंबर 9 के किसी भी ग्राउंड को फॉलो करने के लिए आपको किस सेक्शन में जाना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 15 में पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, किसके सामने, बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल। क्लियर हो गई की बात बताइए, यस यस। सर। एक एक बात क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट है किसी तरीके कुछ पूछना है क्या, बोलिए, हर्ष नो जी सर, बताइए, क्लियर। ज्योति जी नो सर। क्लियर है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए काफी है, बाकी कल देखेंगे, है ना, थैंक यू। थैंक यू सर।